सोचिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक लड़की, कितनी होनहार कि उसका दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है। ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है ना। खैर, ये कहानी है उसी लड़की के जबरदस्त एकेडमिक सफर की और उसे खौफनाक घटना की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे ये लाइनें शायद सबसे अच्छे से बयां करती हैं, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सपने को पूरा करने के लिए उसे कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। आप सुनिए ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आने वाले तूफान की एक चेतावनी है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है ऋतु से। ऋतु जो उत्तर प्रदेश के मलवा गांव की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी, जिसका भविष्य दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकदम जगमगाता हुआ दिख रहा था। ऋतु मतलब अपने गांव की शान थी। उसकी मेहनत और लगन का ना कोई मुकाबला ही नहीं था। 12वीं में इतने अच्छे नंबर लाई कि सीधा डीयू के साउथ कैंपस में मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन मिल गया। और वो रुकी नहीं, पढ़ाई में इतनी तेज थी कि उसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TFAR के लिए पोस्ट ग्रेड की परीक्षा भी निकाल ली थी। आप समझ रहे हैं उसका फ्यूचर कितना ब्राइट था। तो अब कहानी पहुंचती है उनके कॉलेज लाइफ के आखिरी दौर में। फाइनल सेमेस्टर चल रहा था और उनके 7 दोस्तों के एकदम पक्के वाले ग्रुप ने सोचा कि चलो आखिरी कुछ महीने हैं, कैंपस के पास ही रहते हैं, साथ पढ़ेंगे, घूमेंगे, भविष्य के सपने देखेंगे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था उस एक शाम तक। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा अध्याय, शापित मिठाई। कैसे पार्क में एक मामूली सी सैर एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की वजह बन गई। तो हुआ ये कि एक शाम क्लास के बाद पूरा ग्रुप सत्य निकेतन पार्क में टहल रहा था और तभी उनकी नजर पड़ती है एक पीपल के पेड़ पर, जिसके नीचे मिठाई का एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ था। अजीब बात ये थी कि डिब्बे पर सिंदूर के 3 निशान बने हुए थे। ये साफ इशारा था कि ये कोई मामूली मिठाई नहीं, बल्कि किसी रस्म या चढ़ावे का हिस्सा है। और यहीं पर मान्यताओं का टकराव होता है। ऋतु ने उस डिब्बे को देखते ही सबको टोका, अरे रुको, हमारे गांव में कहते हैं कि लोग ये सब टोना टोटका के लिए करते हैं। लेकिन उसके दोस्त अमित ने हंसकर बात उड़ा दी। बोला, क्या ऋतु, तुम साइंटिस्ट बनने वाली हो और इन सब अंधविश्वासों में मानती हो? ये मॉडर्न सोच और सदियों पुरानी परंपरा के बीच की एक ऐसी बहस थी जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। ऋतु की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अमित ने वो डिब्बा उठा लिया। उसने एक मिठाई निकाली और जबरदस्ती ऋतु के मुंह में डाल दी। फिर क्या था, उसने वो मिठाई बाकी दोस्तों में भी बांट दी, यहाँ तक कि उनके एक प्रोफेसर को भी खिला दी। एक पल का मजाक एक जिंदगी भर का पछतावा बनने जा रहा था। अब यहाँ से कहानी की रफ्तार बहुत तेजी से बदलती है। तीसरा अध्याय, त्रासदियों का सिलसिला। वो मिठाई खाने के कुछ ही दिनों के अंदर एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं होने लगती हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। तो देखिए बर्बादी कैसे शुरू होती है। ठीक 15 दिन बाद उन प्रोफेसर का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद अंकुर का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और बड़ी रहस्यमयी हालत में उसकी मौत हो जाती है। और फिर कुछ महीने बाद जयंती की नवजात बच्ची की मौत हो जाती है और इसके तुरंत बाद वो खुद भी आत्महत्या कर लेती है। एक के बाद एक मौतें। अंकुर की मौत से ठीक पहले ना उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया था। एक दिन वो क्लास में बैठा था, उसने अपनी जेब से कागज निकाला, उसे फाड़ने लगा और फिर अपनी उंगलियों के बीच फंसाकर बोलने लगा, ये उसका, ये तुम्हारा, ये उसका, ये तुम्हारा। सोचिए, ये शब्द सुनने वालों के तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और फिर वो पल आया जिसने ये कंफर्म कर दिया कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जब दोस्तों ने अंकुर को रोकने की कोशिश की तो उसने वो कागज के टुकड़े चबाकर निगल लिए और एक ऐसी आवाज में बोला जो उसकी थी ही नहीं। वो बोला, चबाकर खा जाऊंगी। आवाज ऐसी थी जैसे 2-3 लड़कियां एक साथ बोल रही हों। अब हम कहानी के सबसे तकलीफदेह हिस्से पर आते हैं। चौथा अध्याय, बचने वाले का संताप। अब ये कहानी पूरी तरह से ऋतु के ऊपर फोकस हो जाती है, उसके डर और उसकी मानसिक पीड़ा पर। ऋतु की जिंदगी सच कहूं तो एक बुरा सपना बन चुकी थी। उसे रोज 2 लड़कियां दिखती थीं जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था और वो बस उसे घूरती रहती थी। वो गहरे डिप्रेशन में जा रही थी।
रात में उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता, पर बाहर कोई नहीं होता था। अकेले में उसे लगता जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। और सबसे भयानक, उसे अपनी मरी हुई दोस्त जयंती की आत्मा दिखने लगी थी, जो उसी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराती थी। जब ऋतु के परिवार ने थक हार कर मदद के लिए एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी को बुलाया तो एक उम्मीद जगी। लेकिन यज्ञ से ठीक पहले पंडित जी का एक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट हो गया और ठीक 12 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना से ये तो साफ हो गया था कि वो किसी बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक चीज से लड़ रहे थे। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो मोड़ जहां आमना सामना होता है और सच्चाई खुलकर सामने आती है। 5वां अध्याय, मृतकों के रहस्य। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो ऋतु का परिवार उसे अपनी आखिरी उम्मीद के साथ मेहंदीपुर बालाजी ले गया। ये वो जगह है जो ऐसी अलौकिक बाधाओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। वहां ऋतु को एक बहुत ही मुश्किल और गहन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और आखिरकार उस श्राप की भयानक सच्चाई सामने आई। पता चला कि ये कहानी 2 छात्राओं की थी जो एक पीजी में रहती थी और गर्भवती हो गई। जब उनके बॉयफ्रेंड्स ने उन्हें धोखा दिया तो दोनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। इसके बाद किसी तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करके उनकी आत्माओं को उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया था और वो मिठाई वो उसी अनुष्ठान का हिस्सा थी, जिसे 7 दिनों तक चढ़ावे के तौर पर वही रखा जाना था। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। 6वां अध्याय, एक खौफनाक चेतावनी। इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ और आखिर ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, इतने सबके बाद भी ऋतु कैसे बच गई? तो वहां पुजारियों ने समझाया कि ऋतु अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति की वजह से बची। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उसने उन आत्माओं के सामने पूरी तरह से हार नहीं मानी। उसकी इसी इच्छा शक्ति ने उसे बचाए रखा। हाँ, ऋतु बच तो गई, लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उस एक दिन की गलती ने उसकी जिंदगी के कई साल छीन लिए और टिफिर में एक शानदार करियर बनाने का जो मौका था वो भी हाथ से चला गया। उसे अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने में बहुत लंबा वक्त लगा। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न जमाने का अंधविश्वास था या फिर एक ऐसी चेतावनी जो हर समय हर दौर के लिए है? ये सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और विश्वास के बीच की जो रेखा है वो असल में